अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शायान एंड वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज की जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स मुझे मैसेज कर रहे थे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे कि भाई जो डीएचएस ने न्यू रूल्स इंप्लीमेंट किए उसके बारे में बताएं, स्टूडेंट वीज़ा के बारे में बताएं, F1 वीज़ा, J1 वीज़ा, ट्रांसफ़र्स के बारे में बताएं कि क्या कम्युनिटी कॉलेजेस में ट्रांसफ़र हो सकता है, नहीं हो सकता, ओपीटी के बारे में बताएं, ये ड्यूरेशन ऑफ स्टेटस क्या होता है, इसके बारे में सारी डिटेल्स हमें दें। तो आज की इस वीडियो में मैं क्लियरली बड़े सिंपल वे में आपको पॉइंट्स में सारी चीज़ें समझाऊंगा ताकि आपके सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं I-94 फॉर्म से। I-94 फॉर्म होता क्या है? देखें, जब पहली बार आप अमेरिका आते हैं तो जो CBP होता है वो आपकी डिटेल्स एंट्री करती हैं कि आप अमेरिका में आ गए हैं, और इसके अलावा ये लिखा जाता है कि आप कब तक अमेरिका में रह सकते हैं। बेसिकली स्टूडेंट वीज़ा पे लिखा जाता था DS लाइक ड्यूरेशन ऑफ स्टेटस, कि आप जब तक अमेरिका में अपना स्टेटस मेंटेन कर सकते हैं, आप लीगली अमेरिका में रह सकते हैं। ये होता था स्टूडेंट वीज़ा के साथ। अब बेसिकली आपको वीज़ा मिलता है 4 से 5 साल का। उसका ये मतलब है कि आप एग्जिट कर सकते हैं और वापस अमेरिका आ सकते हैं। पहले ये होता था। इसका ये मतलब नहीं होता था कि अगर आपका वीज़ा 4 साल का है तो हर सूरत आपने अमेरिका को एग्जिट करना है, राइट। आपका अमेरिका में क्या होता था, एक स्टेटस होता था। उस स्टेटस जब तक आपका एक्टिव है आप रह सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपका वीज़ा 5 साल का है बट आपने 4 साल के अंदर आपने अपनी बैचलर कंप्लीट की है, 2 साल के अंदर आपने अपनी मास्टर्स कंप्लीट की है, फिर आपने PhD की है, आप आराम से पढ़ रहे हैं, तो आपका स्टेटस मेंटेन रहता था, आपको इलीगल नहीं हो जाते थे। बट ये होता था कि अगर आपका वीज़ा 5 साल का है, आप 5 साल के बाद दोबारा आप अगर अपने मुल्क जाएंगे तो वापस उसी सेम वीज़ा पे नहीं आ सकेंगे। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको न्यू वीज़ा स्टैंप लगवानी पड़ेगी। आप अमेरिका में जब तक पढ़ रहे हैं, आप पढ़ते रहें, आप 10 साल पढ़ें, 20 साल पढ़ें, आपका स्टेटस मेंटेन रहेगा, आप कोई आउट ऑफ स्टेटस नहीं होते। तो अब क्या किया है अमेरिका की गवर्नमेंट ने, DHS ने, उन्होंने ये किया है कि जैसे आपको पहली बार वीज़ा मिलेगा तो I-94 फॉर्म पे जो DS लाइक ड्यूरेशन ऑफ स्टेटस था वो खत्म हो जाएगा और एक डेट मेंशन हो जाएगी। मोस्टली क्या होगा, 4 साल का आपको टाइम मिलेगा। 4 साल के अंदर आप अपनी डिग्री कंप्लीट करें और उसके बाद आपको अमेरिका लीव करना पड़ेगा। अगर आप लीव नहीं करना चाहते तो अब आपको ये करना पड़ेगा, एक जो फॉर्म अब नया आया है वो है I-539 फॉर्म। आपको I-539 फॉर्म फिल करना पड़ेगा, और अगर आप अपनी डिग्री कंप्लीट करना चाहते हैं या आगे OPT करना चाहते हैं तो आप अमेरिका में आराम से कर सकते हैं। तो बेसिकली उन्होंने आपकी स्टेटस को लिमिट कर दिया कि आप अमेरिका 4 साल के लिए रह सकेंगे। उसके बाद अगर आप रहना चाहते हैं तो प्रॉपर आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा, I-539 फॉर्म। उसके अंदर आपको सारी डिटेल्स पुट करनी पड़ेंगी। आपका प्रीवियस जो आपकी डिग्री थी वो देखी जाएगी, आपने किस तरह से की है, आपकी दोबारा स्पॉन्सर डिटेल्स मेंशन होगी, सारा कुछ दोबारा से मेंशन होगा, और वो आप सबमिट करेंगे और वो अप्रूव भी हो सकता है, रिजेक्ट भी हो सकता है। अगर आपने आराम से अपनी डिग्री कंप्लीट कर ली है तो ये अब OPT पे भी लागू होगा। OPT पे इस तरह से लागू होगा, फॉर एग्जांपल पहले OPT वाले I-765 फॉर्म ये फिल करते थे, अब उन्होंने I-539 फॉर्म भी फिल करना है। वो है आपका F1 का जो ड्यूरेशन है उसको एक्सटेंड करने के लिए। अब मोस्टली PhD वाले कंफ्यूज होते थे कि भाई PhD तो हमारी 5 साल में होती है बट 4 साल का आपको ड्यूरेशन ऑफ स्टेटस मिलेगा। तो PhD वालों ने ये करना होगा, जब उनके 4 साल कंप्लीट हो जाएंगे उन्होंने भी दोबारा I-539 फॉर्म फिल करेंगे एक बार, ताकि वो 1 साल को उनका एक्सटेंड होगा और आराम से वो अपनी PhD कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये एक न्यू चीज़ आई है जो कि पहले नहीं थी। स्टूडेंट अगर 10 साल पढ़ना चाहता है, 20 साल पढ़ना चाहता है, वो पढ़ सकता था। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपकी चीज़ क्लियर हो जाएगी। दूसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आई है वो है बैचलर वालों के लिए, और मैं मास्टर्स वालों के बारे में भी आपको बताऊंगा। बैचलर वालों के लिए सबसे ज़्यादा जो स्टनिंग नई चीज़ आई है, क्योंकि उससे काफ़ी हमें फ़ायदा हुआ है, मेरे दोस्तों को फ़ायदा हुआ है, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को फ़ायदा हुआ है, वो ये था कि आप जैसे अमेरिका आते थे आप ट्रांसफ़र ले लेते थे कम्युनिटी कॉलेजेस में। तो अब वो हो गया है काइंड ऑफ बंद। फुली बंद नहीं हुआ लेकिन काफ़ी हद तक बंद हो गया है। अब ये हुआ है कि DHS ने ये इम्प्लीमेंट कर दिया है, सितंबर 15, 2026 के बाद जो भी बंदा आएगा, जो उसका इनिशियल I-20 था, लाइक किसी भी यूनिवर्सिटी पे अगर आपने I-20 लिया है, आपने 1 साल उस यूनिवर्सिटी में पढ़ना ही पढ़ना है। आप ऐसा नहीं हो सकता कि आपको किसी यूनिवर्सिटी का I-20 मिला था, अब आप आते ही किसी कम्युनिटी कॉलेज में ट्रांसफ़र ले लेंगे। नहीं, सितंबर 15 के बाद अगर आप आ रहे हैं तो ये आपके लिए अब पॉसिबल नहीं होगा। उससे पहले अगर आप आ रहे हैं, लाइक आप अगस्त 15 को आ रहे हैं, अगस्त 20 तक आ रहे हैं, तब तक आपके पास टाइम है, आप आते ही अभी आके ट्रांसफ़र ले सकते हैं। बट सितंबर 15 के बाद आपको 1 साल उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ना पड़ेगा। अब फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कम्युनिटी कॉलेज पे आपको किसी वीज़ा मिला है तो आपको 1 साल उस कम्युनिटी कॉलेज में पढ़ना ही पढ़ना है, उससे पहले आप ट्रांसफ़र नहीं ले सकते। अगर आप बैचलर के लिए आ रहे हैं तो 100% आपको 1 साल उसी यूनिवर्सिटी में बैचलर करनी है जिस पे आपको I-20 मिला है और जिसके आपको वीज़ा मिला है, राइट।
तो मोस्टली स्टूडेंट क्या करते थे, वो आते ही किसी सस्ती यूनिवर्सिटी में ट्रांसफ़र ले लेते थे या कम्युनिटी कॉलेज में ट्रांसफ़र ले लेते थे, उनकी फ़ीस बची थी। तो अभी आपके पास जो अपॉर्चुनिटी है वो एक तरह से ख़त्म हो गई है। अब आप अमेरिका आते ही ट्रांसफ़र अभी भी ले सकते हैं, वो इस तरह से कि अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रीज़न्स हैं, लाइक फॉर एग्जांपल जिस स्टेट में आप पढ़ रहे थे, जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, वहाँ पर फ्लड्स वगैरह आ गए हैं, वहाँ पर क्लासेस नहीं हो रही, या वो कॉलेज ही बंद हो गया, वो इंस्टीट्यूशन ही बंद हो गया, जो कि काइंड इम्पॉसिबल है, इस तरह से होगा नहीं, तब आप उस वे में आप पहले सेमेस्टर में ही ट्रांसफ़र ले सकते हैं। बट अब आपको 1 साल उस यूनिवर्सिटी या कॉलेज में जिस पे आपको वीज़ा मिला है, आपको पढ़ना है। उसके बाद 1 साल के बाद आप ट्रांसफ़र ले सकते हैं। अब इसका ये मतलब नहीं है कि स्टूडेंट परेशान होकर बैठ जाएँ, काफ़ी सस्ती यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जिस पे आप आ सकते हैं, आराम से आके पढ़ें। उसके बाद आप चाहे उस यूनिवर्सिटी में पूरी बैचलर कंप्लीट करें या आप 1 साल के बाद कम्युनिटी कॉलेज में पढ़ लें। अच्छा देखें, अब आप ये भी कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आप एक यूनिवर्सिटी में आए हैं, वहाँ पर आप आके 1 साल पढ़ें, उसके बाद आप कम्युनिटी कॉलेज में ट्रांसफ़र ले लें। आप 1 साल कम्युनिटी कॉलेज में पढ़ें, आपकी एसोसिएट कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि आपने 1 साल पहले अपनी यूनिवर्सिटी में पढ़ा होगा, और 1 साल आप कम्युनिटी कॉलेज में पढ़ेंगे, 2 साल की आपकी एसोसिएट हो जाएगी, फिर आप बैचलर में आप अपनी दोबारा ट्रांसफ़र ले सकते हैं। बेसिकली अब ये चीज़ें, एक और रूल्स भी इम्प्लीमेंट हो गया, वो ये है कि मैं आपको बताता जाऊँ कि अगर आपको वीज़ा बैचलर में मिला है तो आप ESL में ट्रांसफ़र नहीं ले सकते, आप डाउनग्रेड नहीं हो सकते। अगर आपको वीज़ा मिला है मास्टर्स पे, तो आप मास्टर्स के बाद डायरेक्ट बैचलर पे या ESL में नहीं जा सकते। आप अपग्रेड कर सकते हैं, आप डाउनग्रेड नहीं कर सकते। लाइक फॉर एग्जांपल अगर आपने वीज़ा PhD पे लिया, आप मास्टर्स नहीं कर सकते। डाउनग्रेडिंग इज़ नॉट पॉसिबल राइट नाउ। अब फॉर एग्जांपल अगर आप बैचलर के लिए आए हैं और आपने 1 सेमेस्टर 2 सेमेस्टर पढ़ा है, आपने अपना 1 साल कंप्लीट किया, तो आप किस तरह से एसोसिएट में जाएंगे? बेसिकली आपकी बैचलर कंप्लीट ही नहीं हुई, आपकी बैचलर कंप्लीट नहीं हुई, तो इस तरह से वो आप पे इम्प्लीमेंट नहीं होगा। आप आराम से अपना एसोसिएट पढ़ेंगे, आप 1 साल अपनी एसोसिएट पढ़ें, और अपनी जब आप कम्युनिटी कॉलेज में अपनी डिग्री कंप्लीट करेंगे तो फिर आप एक तरह से अपग्रेड ही कर रहे होंगे ना, क्योंकि वहाँ पर आपकी कम्युनिटी कॉलेज में एसोसिएट कंप्लीट हो जाएगी। फिर आप दोबारा बैचलर में एडमिशन ले लेंगे, आप बैचलर कंप्लीट करेंगे। तो अब ये भी एक रूल है कि जो स्टूडेंट पहले अगर बैचलर पे आ रहे हैं वो ESL नहीं पढ़ सकते, राइट, और जो मास्टर्स पे आ रहे हैं वो बैचलर नहीं कर सकते, जो PhD पे आ रहे हैं वो मास्टर्स नहीं कर सकते। तो आप डाउनग्रेड नहीं कर सकते, अब आप सिर्फ अपग्रेड कर सकते हैं। मास्टर्स वालों के ऊपर हम बात करते हैं। मास्टर्स वालों के लिए जो सबसे ज़्यादा अब ड्रास्टिक न्यूज़ ये है कि जिस यूनिवर्सिटी पे आपको वीज़ा मिला है, आप ट्रांसफ़र नहीं ले सकते, आपने उसी यूनिवर्सिटी में ही अपनी मास्टर्स कंप्लीट करनी है। मैं ये सारी चीज़ें खुद अपनी तरफ से नहीं बता रहा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कोई अटर्नी नहीं हूँ, जो मैंने पढ़ा है, और ये सारी कुछ वेरीफाइड चीज़ें हैं। आप अपनी जाके रिसर्च कर सकते हैं, आप अपना देख सकते हैं। इसमें आपको आई डोंट थिंक सो कोई कन्फ्यूजन मिलेगी या कोई मैं गलत चीज़ आपको बता रहा हूँ, या आप कंफर्म भी कर सकते हैं। जिस यूनिवर्सिटी पे आपको वीज़ा मिला है, आपने अपनी मास्टर्स भी उसी यूनिवर्सिटी में कंप्लीट करनी है। उसके अलावा अगर आपका कोई मेजर है, लाइक आप मास्टर्स इन डेटा साइंस पढ़ने आ रहे हैं और एक सेम यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं, तो आप अपना मेजर भी चेंज नहीं कर सकते। इवन सेम यूनिवर्सिटी के अंदर आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप डेटा साइंस पढ़ रहे थे, फिर आप कंप्यूटर साइंस पढ़ने लग जाएँ, फिर आप डेटा एनालिटिक्स पढ़ने लग जाएँ। नहीं, डेटा साइंस पे आपको वीज़ा मिला है और जिस यूनिवर्सिटी में मिला है आपने डेटा साइंस ही पढ़नी है और उसी यूनिवर्सिटी में ही पढ़ना है। आपके पास कोई भी ट्रांसफ़र का ऑप्शन मौजूद नहीं है। तो मेक श्योर कि आप जब आप अमेरिका में आ रहे हैं तो अपने लिए बेस्ट से बेस्ट यूनिवर्सिटी ढूंढें, और जिसकी फ़ी भी कम हो, जो फ़ी आपके लिए अफोर्डेबल हो, या अगर आप लोन ले रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा, या अगर आपकी फैमिली फंड कर सकती है तो वो तो उससे भी बेहतर हो जाएगा। तो उसी यूनिवर्सिटी में ही आपको पढ़ना है। आप अपनी जो चॉइसेस है उसको एक बार ड्यू डिलिजेंस के साथ देखभाल के आएँ, ताकि आपको किसी सूरत परेशानी ना हो जब आप अमेरिका के अंदर आ जाएं। उसके अलावा हम OPT पे बात करते हैं। जैसे मैंने वीडियो के स्टार्ट में भी आपको बताया था, OPT के लिए पहले आप I-765 फॉर्म फिल करते थे, अब आपको I-539 फॉर्म भी फिल करना पड़ेगा। उसका ये मतलब है कि आप अमेरिका में अपना ड्यूरेशन ऑफ स्टेटस को एक्सटेंड करा रहे हैं, राइट। पहले ये होता था स्टूडेंट सिर्फ I-765 फॉर्म फिल करते थे और उनको OPT के लिए वो एक तरह से एलिजिबल हो जाते थे अगर वो अप्रूव हो जाता था। अब साथ I-539 फॉर्म के अपना ड्यूरेशन ऑफ स्टेटस एक्सटेंड कराने के लिए, क्योंकि स्टेटस तो फिर भी F1 होता है OPT पे, कोई आप H1B पे तो नहीं होते, तो आपको I-539 फॉर्म फिर भी फिल करना पड़ेगा। उसके अलावा एक जो ग्रेस टाइम था वो था कि जैसे आप अपनी डिग्री कंप्लीट करते हैं आपके पास 60 डेज़ होते थे अपनी OPT स्टार्ट करने के लिए, अब वो रिड्यूस हो जाएंगे 30 डेज़, राइट। तो ये भी एक चेंज आई है कि पहले आपके पास 60 डेज़ होते थे अपनी OPT स्टार्ट करने के लिए, अब वो रिड्यूस होकर 30 डेज़ हो जाएंगे। तो ये भी आपने बड़ी केयरफुल रहना है। आप अपने टाइम पे, जैसे आपकी डिग्री कंप्लीट हो, आपने अपने DSO के साथ कोऑर्डिनेट करके अपनी OPT टाइम पे फाइल कर देनी है 30 डेज़ से पहले, ताकि आपका किसी सूरत स्टेटस खराब ना हो, आप आउट ऑफ स्टेटस ना हो। उसके अलावा अब हम बात करते हैं जो स्टूडेंट पहले से ही अमेरिका में है स्टूडेंट वीज़ा पर, उन पर ये चीज़ें किस तरह से इंप्लीमेंट होगी, उन पर किस तरह से इम्पैक्ट पड़ेगा। मैं बड़ी आपको आसान तरीके से आपको बता दूंगा।
उन स्टूडेंट का अभी जो DS है लाइक ड्यूरेशन ऑफ स्टेटस वो I-94 फॉर्म पे वैसा ही रहेगा, उन्हें अभी किसी तौर की भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब चेंज किस तरह से आएगा? फॉर एग्जांपल, अगर आपने ट्रांसफर ले लिया था एसोसिएट डिग्री में या अगर आप एसोसिएट पढ़ रहे हैं, तो अगर आपकी एसोसिएट 1 साल के अंदर खत्म हो रही है तो फिर आपको अब I-539 फॉर्म फिल करना पड़ेगा, आपको सारी डिटेल्स लगानी पड़ेंगी, आपकी ग्रेड्स भी मेंशन होंगे, आपका जो स्पॉन्सर की डिटेल्स हैं वो भी मेंशन होंगे I-539 फॉर्म पे, तब जाके आप एक तरह से एलिजिबल होंगे बैचलर के लिए ट्रांसफर लेने में, राइट। आपकी एसोसिएट कंप्लीट होगी, उसके बाद आपको यूनिवर्सिटी से जो I-20 फॉर्म मिला होगा एक तरह से, वो भी 1-2 साल के लिए मिला होगा। फॉर एग्जांपल, आप अगले साल वो अपनी एसोसिएट कंप्लीट कर रही हैं, आपका I-20 भी तब खत्म हो रहा है, तो फिर आप ट्रांसफ़र लेंगे दोबारा बैचलर में अपनी बैचलर कंप्लीट करने के लिए। तब आप जब आप ट्रांसफ़र लेंगे न्यू यूनिवर्सिटी में अपनी बैचलर कंप्लीट करने के लिए, अब आपको I-539 फॉर्म फिल करना पड़ेगा। ये चीज़ बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं थी, तो ये चीज़ भी आप अपने माइंड में कर रहे हैं। अगर आप ESL पढ़ रहे हैं, ESL के बाद आप कम्युनिटी कॉलेज में ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं एसोसिएट के लिए, आपको तब भी I-539 फॉर्म फिल करना पड़ेगा। नाउ लेट मी क्लैरिफाई, थोड़ा सिंपल तरीके से बता दूं, अगर आप अपनी बैचलर पढ़ रहे हैं और एक यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं तब तो आपको मसला नहीं है। अगर आप पहले साल में, दूसरे साल में आप उसी सेम यूनिवर्सिटी में पढ़ते रहेंगे 4 साल के लिए, तो आपका तो वो DS उसी तरह से ही रहेगा, ड्यूरेशन ऑफ स्टेटस, राइट। उसके अलावा अगर कोई एसोसिएट पढ़ रहा है, वो बैचलर के लिए अगर जाना चाहेगा, अपग्रेड कर रहा है अपने आप को, I-539 फॉर्म उसे फिल करना पड़ेगा। अगर आपने बैचलर कंप्लीट कर ली है, आप मास्टर्स करना चाह रहे हैं, तभी आपको फिल करना पड़ेगा I-539 फॉर्म। इवन आप एग्जिस्टिंग अभी भी अमेरिका में हैं तो इट डजेंट मैटर। अगर आप मास्टर के बाद PhD करना चाहते हैं तभी आपको I-539 फॉर्म फिल करना पड़ेगा। अगर आप अभी भी अमेरिका में हैं तो वो ये उन स्टूडेंट पे भी इंप्लीमेंट होगा जो पहले से इस वक्त अमेरिका में हैं। उसके अलावा एक और भी अपडेट आई है, वो है ESL के रिलेटेड। जो लोग ESL पे वीज़ा लेके आते हैं, ESL पढ़ते हैं, ESL की उन्होंने लाइफ शॉर्ट कर दी है, लाइक 24 मंथ्स, 2 साल। आप 2 साल से ज़्यादा ESL पढ़ ही नहीं सकते। उसके अलावा अगर आप पढ़ने की कोशिश करेंगे, जो भी करेंगे, आप आउट ऑफ स्टेटस हो जाएंगे। तो मोस्टली स्टूडेंट क्या करते थे, सालों साल ESL पढ़ते रहते थे। तो ESL पे भी लिमिट हो गई है 2 साल के अंदर। 2 साल के अंदर आपको ट्रांसफर लेना है या आपको अमेरिका लीव करना है। तो ये चीज़ का भी आपने बड़ा खास ख्याल रखना है। तो मेरे अंदाजे में सबसे ज़्यादा जो मसला होगा वो उन स्टूडेंट को होगा जो अंडर ग्रेड के लिए आते हैं, किसी यूनिवर्सिटी पे वीज़ा लेके आते हैं, किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में वीज़ा लेके आते हैं और आते ही वो कम्युनिटी कॉलेज में ट्रांसफ़र ले लेते थे। सबसे ज़्यादा काइंड इम्पैक्ट उन लोगों को होगा। अब उन्होंने क्या करना है, अब उन्होंने ये करना है कि एक स्ट्रीट स्मार्ट प्लानिंग करनी है। आपने एक अच्छी यूनिवर्सिटी पे वीज़ा लेना है जिसकी फ़ी कम हो, जो सस्ती हो। अमेरिका में ऐसी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जिनकी फ़ी $8,000 सेमेस्टर की है, $10,000 सेमेस्टर की है। उन यूनिवर्सिटीज़ की इंस्टॉलमेंट्स भी हो जाती है, उन फीस की इंस्टॉलमेंट भी हो जाती है। आपको ऐसा नहीं है कि आते ही आपने पे करना है। आप फाइनेंशियली कैपेबल होना चाहिए। आपको फिर कम से कम 1 साल उस यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, तब आप जाके आराम से ट्रांसफ़र ले सकते हैं। बट 1 साल आपने वहाँ पर पढ़ना है, फिर आप ट्रांसफ़र ले सकते हैं कम्युनिटी कॉलेज में अगर आप लेना चाहते हैं। अदरवाइज़ अपने आप बैचलर वहाँ पर भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये एक मेजर चेंज आया है। जो स्टूडेंट ऐसा करते थे कि यूनिवर्सिटी पे वीज़ा लेके आते थे और आते ही ट्रांसफ़र ले लेते थे, अब उनके पास ये ऑप्शन नहीं होगा। देखें, स्मार्ट प्लानिंग अभी भी हो सकती है। अभी भी आप अमेरिका बड़े कम पैसों में पढ़ सकते हैं। देखें, एक स्मार्ट प्लानिंग आप जब बैठेंगे, आप सोचेंगे कि मैं किस तरह से कर सकता हूँ, कैसी यूनिवर्सिटी पे मैंने टारगेट करना है, किस तरह से मैंने अपनी सेविंग्स करनी है, अमेरिका में पैसिव बिजनेस किस तरह से करना है। क्योंकि स्टूडेंट वीज़ा पे आप अपना बिजनेस ऑन कर सकते हैं, ऑपरेट नहीं कर सकते। इस पर अगर आपको कोई और क्वेश्चन हो, आप 1-on-1 सेशन भी मेरे साथ बुक कर सकते हैं। और किस तरह से अमेरिका अभी भी आप कम पैसों में पढ़ सकते हैं, उसकी भी स्मार्ट वेज हैं। आपको किस तरह से आप ऑन कैंपस जॉब्स के लिए एलिजिबल हो सकते हैं, किस तरह से आप अपनी फ़ी रिड्यूस कर सकते हैं। 1 साल जब आप आएंगे अमेरिका में, अब यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे, तब आप किस तरह से बड़े कम पैसों में पढ़ सकते हैं। इसके रिलेटेड अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं, आप मेरे साथ 1-on-1 सेशन बुक कर सकते हैं या आप हमारी कंसल्टेंसी पेज पे भी मैसेज कर सकते हैं। स्टिल अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। आई होप सो कि आपको काफ़ी इस वीडियो से फ़ायदा मिला होगा, काफ़ी कुछ सीखने को फ़ायदा मिला होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।